everyone and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ DNA दैट इज डेली न्यूज एनालिसिस, जो कि है सारे सरकारी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएसपी हो, एसएससी हो। 19 और 20 जून का, क्योंकि संडे था बीच में, इसलिए दोनों ही डेट्स का मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों शुरुआत होगी वो पहले टॉपिक से होगी, जो टॉपिक है कि इंडिया बांग्लादेश होल्ड 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आईआर के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी चीजें। हम बहुत ही विस्तार से हर एक टॉपिक की, कई सारे टॉपिक की चर्चा करेंगे, बट दोस्तों उससे पहले आपके फायदे की बात करना बहुत आवश्यक चीज है। देखिए 26 जून को 11 बजे से होने वाला है अनअकैडमी पे यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट। तो अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। अनअकैडमी के कॉम्बैट के माध्यम से आपको इसमें स्कॉलरशिप पाने का तो मौका है ही, साथ में आप पा सकते हैं मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल और अमेजॉन के 5000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर्स। ये एप्लीकेबल है 26 जून को 11 बजे से। आप सिर्फ आईएस कोड का यूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप अपने आप को रजिस्टर कराइए और फ्री में इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे से T20 डेली करंट अफेयर सीरीज भी चलती है प्रशांत धवन सर, और इसके साथ यहाँ पे पाथ फाइंडर करंट अफेयर भी चलते हैं जो कि महिपाल सर के द्वारा चलते हैं हर सैटरडे शाम को 5 बजे से। तो रैंक के अकॉर्डिंग आप इसमें भी गिफ्ट वाउचर्स वगैरह बहुत अच्छे से पा सकते हो। आते हैं वापस। और हाँ, एक चीज समझिएगा, मेरी 9:55 से अभी क्लास भी है वहाँ पे, तो अगर आप पार्टिसिपेट करें तो सब कुछ जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए वापस यहाँ आते हैं और इंडिया बांग्लादेश होल्ड्स 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन के बारे में बातों को जानते हैं। देखिए बात क्या है कि यहाँ आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि 7th राउंड ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ वर्किंग ऑन न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ऐसा जयशंकर साहब का कहना है। तो हमारे बांग्लादेश से जानते हैं, बांग्लादेश ने अभी इस बीच हम लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया है कई सारी चीजों में। तो बाहर के लोगों ने कहा भैया ये आवाज उठाओ, इंडिया तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो बांग्लादेश ने कहा नहीं देखो भैया वो उनका इंटरनल मैटर है, हम क्यों बोले उस पर। दोनों ही नेशन ने यहाँ अग्री करा इसके अंदर कि वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और फैलाएंगे ताकि कोऑपरेशंस और बढ़े एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में, साइबर सिक्योरिटी में, स्टार्टअप्स में और फिनटेक में। देखिए जो टाइज हैं रेलवे सेक्टर में एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में। साथ में आपको मालूम है कि इंडिया शेयर करता है 54 ट्रांस बाउंड्री को, रिवर्स जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं उसे इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। इसमें कई सारे डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे तीस्ता के साथ, तीस्ता पावर प्रोजेक्ट जो बराक रिवर पे है, तो उन सब पे रही बात। तो ये आप देख सकते हो। अब आप कहेंगे मैम इंपॉर्टेंस थोड़ी बता दीजिए आईआर के पर्सपेक्टिव से कि भाई इंडिया बांग्लादेश की क्या इंपॉर्टेंस है इनके रिश्तों की। देखिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट की, उसके साथ ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, इसका एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। बांग्लादेश एक नेचुरल पिलर है जो एक्ट करता है मतलब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना उसका, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक का, बांग्लादेश भूटान नेपाल और इंडिया इनिशिएटिव दैट इज BBIN का। उसके साथ ट्रेड रिलेशन की बात करो तो बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, आपको मालूम है। चाइना को बैलेंस करने में एक न्यूट्रल बांग्लादेश है, तो इससे क्या है कि कंटेनमेंट होता है चाइना का इस रीजन में। आपको मालूम है रिसेंटली बांग्लादेश ने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था चाइना का क्लेम पद्मा ब्रिज पे, है ना, और बांग्लादेश का जो बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है बीइंग पार्ट ऑफ कि भाई हम नहीं बनेंगे बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट आपके। तो काफी कुछ हमारे इंपॉर्टेंस रखता है ये बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटर टेल्स स्टेट्स टू कट डेप्थ। ठीक है, नेबर्स हिट, क्या है ये नेबर्स हिट, सेंटर टेल्स स्टेट टू कट डेप्थ बर्डन। देखिए ये रिपोर्ट हो रहा है कि सेंटर ने सारी ही राज्य सरकारों से कहा है कि ध्यान रखो तुम्हारा कर्जा बढ़े ना, है ना, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस का अगर देखें तो ये देश की इकोनॉमी पे बहुत बर्डन पड़ जाएगा। रिसेंटली क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट करा है कि डेप्थ टू ये जो GSDP है ना, जो स्टेट की GDP है, ये जो रेशियो है डेप्ट टू GSDP रेशियो फॉर 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये बढ़ा है 31.2% हो गया है, जो वह सही बात नहीं है।
और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट दैट इज FRBM एक्ट ने रिकमेंड करा है कि ये रेशियो सिर्फ 20% होना चाहिए स्टेट्स के लिए और 40% होना चाहिए सेंटर के लिए बाय द फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। लेकिन कितना, कुछ स्टेट्स का 18 स्टेट्स का ये 31.2% बढ़ा है। तो आप कहेंगे मैम क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग दिस डेब्ट? देखिए रेवेन्यू का लॉस काफी हुआ कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, इकोनॉमिक शटडाउन हुए, कितने बिजनेस बंद हो गए और ये सारी कुछ वजहें हैं। जीएसटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई कुछ पॉपुलर स्कीम को लेके, इलेक्शन में फ्री चीजें बांटी गई, इससे सब एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा, तो ऐसी कई सारी चीजें और कई सारी वजह हैं। अब आप कहेंगे मैम स्टेट्स की आखिरकार फाइनेंशियल हेल्थ इतनी देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको मालूम है 2/3 जो इंडिया का पब्लिक कैपेक्स है वो स्टेट से आता है। स्टेट्स के अंदर 5 गुना ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं सेंटर की कंपैरिजन में। अगर डेप्थ बढ़ा तो ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाएंगे जहां पे कुछ स्टेट जो है वो ज्यादा ही पे करेंगी और ज्यादा ही पे करेंगी इंटरेस्ट का पेमेंट, बल्कि जो पैसा वो कमाएंगे उसमें इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगी, तो बाकी कैसे नए एसेट्स को खरीदेंगे। आप सपोज करिए कि आप 100 रुपए कमाते हैं, आपने इतने लोन ले रखे हैं कि आप 90 रुपए का इंटरेस्ट ही दे रहे हो, तो आप 10 रुपए में क्या कर लोगे? हाँ, और देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि भैया देखिए कुछ स्टेट्स की इकोनॉमी इतनी बड़ी होती है कि इंडिया के नेबर जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका है ना, उससे भी बड़ी इकोनॉमी हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने आपसे आपके साथ साझा करी। नेक्स्ट है कि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ICIC को, HDFC को, NPCIs को कि जो IT रिसोर्सेज हैं उनको एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज CI के तौर पे सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। तो CI को क्या कहते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए, देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ना, तो ये एक ऐसे फिजिकल और साइबर बेस्ड सिस्टम है इन कैपेसिटेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ विच, अगर मान लो ये नहीं चलते या ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देश की नेशनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी पे और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पे पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि मैडम आखिरकार ये CI पे क्या खतरा है, किससे खतरा है? देखिए नेचुरली बात करें तो अर्थक्वेक का, सुनामी का वगैरह का खतरा। ह्यूमन कॉस्ट बात करें तो आप सभी को पता है टेररिज्म का खतरा, साइबर अटैक का खतरा, इकोनॉमिक स्पॉइनेज का खतरा, कोई खबर दे दे वगैरह वगैरह। एक्सीडेंटल की बात करें तो पावर ग्रिड या फिर सिस्टम का फेल हो जाना, सेफ्टी सिस्टम का फेल हो जाना, तो ये सारे के खतरे आपको मिलेंगे। IT का जो रिसोर्स है ना, ये एक मतलब रीढ़ की हड्डी का काम करता है काउंटलेस क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और सरकार अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इसके पास ये भी पावर होती है कि सरकार किसी भी डेटा को या डेटाबेस को या IT नेटवर्क या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे घोषित कर सकती है ताकि उस डिजिटल असेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आप कहेंगे मैम ये तो बात आपकी सही है, तो क्या कदम उठाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए CI को? तो पहली बात तो ये कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये तो पहला हो गया। ये एक नोडल एजेंसी है जो सारे ही कदम उठाती है प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरी बात कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आपने ये सर्ट के बारे में सुना होगा, सर्ट इन, ये भी नोडल एजेंसी है, रिस्पॉन्स करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। तीसरा बात करें तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग एजेंसीज को नेशनल लेवल पे फॉर साइबर सिक्योरिटी मैटर्स, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ताकि एक सिक्योर और एक अच्छा जो है साइबर स्पेस बन सके। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात करी बहुत बढ़िया तरीके से। अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानते हैं, जिसमें पहली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडवाइजरी ऑन एट्रोसिटीज अगेंस्ट ऑपरेस सेक्शन। तो MHA ने एक एडवाइजरी को इशू करा है स्टेट्स और यूटीज को उन क्राइम्स के अगेंस्ट जो ऑपरेस सेक्शंस के खिलाफ होते हैं, पर्टिकुलरली दलित के खिलाफ होते हैं, कि मतलब ऐसे एरिया को पता लगाइए जहाँ पे एट्रोसिटीज होती हैं या प्रोन है एट्रोसिटीज से लेके, जहाँ दलित वगैरह हो अगेंस्ट, जिनके खिलाफ दिक्कत हो रही हो। दूसरा कि डिलेज इन्वेस्टिगेशन के अंदर 60 दिनों से ज़्यादा का फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग FIR, ये देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे वंस अ क्वार्टर की कोई देरी तो नहीं हो रही है, सोल्यूशन प्रॉपर मिल रहा है, और रिस्पांस मैकेनिज्म को सेटअप किया जाए ताकि फटाफट से क्राइम के इंसिडेंट से डील कर सके। ठीक, दूसरी बात करें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, ESI स्कीम के बारे में, क्या है ये थोड़ा समझते हैं।
तो ईएसआई कॉर्पोरेशन ने डिसाइड करा कि इम्प्लीमेंट करेंगे हम ईएसआई स्कीम को पूरे ही देश में बाय द एंड ऑफ 2022 और स्टार्ट सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट कोर्सेज को भी शुरू करेंगे मेडिकल कॉलेज में हेल्थ केयर लिंक वर्कर्स के लिए। आज के टाइम पे फुली इम्प्लीमेंटेड ये 443 डिस्ट्रिक्ट में है। मैम इस स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? इनॉग्रेट किया गया था 1952 में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तौर पे, जिसमें दोस्तों ये कवर करती है सारे नॉन सीजनल फैक्ट्रीज को जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं या अदर वर्क प्लेस जो कि सेंटर या स्टेट्स कहते हैं। दोस्तों ईएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो किस लॉ के तहत इसे स्टैब्लिश करा गया है? ईएसआई एक्ट 1948 के तहत, ठीक है, ताकि कुछ फायदे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करा जा सके अगर मान लीजिए वो बीमार है, मैटरनिटी या एम्प्लॉयमेंट इंजरी के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा पास पीएम ई विद्या के बारे में बात करते हैं ना, छोटा सा होना चाहिए, ई विद्या के बारे में बात करते हैं। देखिए यूज आईसीटी का अंडर पीएम ई विद्या खासकर कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे इसने यहाँ पे यूनेस्को का रिकॉग्निशन जीता है, यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज को। पीएम ई विद्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाई गई है, ये सारे एफर्ट्स को यूनिफाई करती है जो कि रिलेटेड होते हैं डिजिटल, ऑनलाइन या ऑन एयर एजुकेशन से, ताकि हर तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सके एजुकेशन को। ये इनिशिएटिव जो है वो पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में। ऑपरेशन संकल्प को 3 साल हो गए है ना, तो ये इन द बैकड्रॉप ऑफ जो ये डिटेरियोरेटिंग घटते हुए सिक्योरिटी सिचुएशन थी गल्फ रीजन में, इंडियन नेवी ने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन संकल्प इन द गल्फ रीजन। ये 2019 में किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि सेफ पैसेज प्रोवाइड करना इंडियन फ्लैग वेसल्स का जो होके जाती हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट सिटी पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडिया जो है ये विल बी टेकिंग ओवर वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर नियरली 4 years आफ्टर चाइना विड्रॉ फ्रॉम इट। ये प्लान किया गया है सिटी रिवर पे बंगाल के फार वेस्ट रीजन में। तो अब आपके सामने अगर आ जाए तो आप जो है वो इस सवाल से बिल्कुल डरिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं इसको। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो और आपको सोशल मीडिया के सारे लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप पीडीएफ के लिए यहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ों पे मैं क्वेश्चंस वगैरह डालती रहती हूँ। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।